हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हुए हैं हिंदी व्याकरण, जो कि यदि आप क्लास 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10th का या तो 12th का आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो, उसमें हिंदी व्याकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन सब क्लासों में बात करें तो आपको एग्जाम में 50 से 60 नंबर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ जो है कि 40 से 50 नंबर आपके बुक से भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप जो है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार डीएलएड वगैरह सब, जिसका एग्जाम हाल ही में होने वाला है, ये आपके लिए और भी रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार डीएलएड में आपके व्याकरण से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज मिल जाए आपको डीएलएड करने के लिए, और साथ ही साथ जो है कि आपका नंबर अच्छा आए, तो इसके लिए आप वीडियो में पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको हम हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए फटाफट समझते हैं चीज़ों को। आज हम लोग किन किन चीज़ों पर बात करने वाले होंगे। सबसे पहले अगर बात करें व्याकरण में, तो समझने वाले होंगे हम लोग आज के वीडियो में, आज के क्लास में, भाषा क्या होता है, और साथ ही साथ समझने वाले होंगे व्याकरण क्या होता है। उसके साथ ही साथ समझने वाले होंगे वर्ण क्या होता है या वर्ण विचार क्या होता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको आज ये भी समझाने वाले हैं कि व्याकरण के भेद कितने होते हैं। तो इन सारे टॉपिक पर आज हम लोग बातचीत करने वाले होंगे इस पूरे वीडियो में। तो आइए हम लोग जो है ना क्लास को जबरदस्त तरीके से जुड़ करके करते हैं, और आप अपना पेन पेपर लेकर के जरूर बैठ जाइएगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप भी आगे बढ़ें तो आपका दोस्त भी आगे बढ़े। आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ उनको भी और आप भी दोनों जो है कि मिल करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का निशान दबा लीजिएगा जरूर, ताकि हम आपको जैसे जिसे क्लास जो है कि लेके आए तो आपके समक्ष हम पहुंच सकें। तो आइए फटाफट हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो हम लोगों के पास में परिभाषा होना है वो होना है भाषा के ऊपर। जी हाँ, भाषा क्या होता है, भाषा किसको कहते हैं। तो भाषा आखिरकार हम लोग इतना समझ लें कि भाषा जो है ना एक प्रकार का माध्यम होता है, एक प्रकार का माध्यम होता है, जिसके द्वारा आप अपने मन के जो विचार होता है, जो आपके मन में भाव होता है, आप उसको प्रकट कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब आपके पास में 2-3 ऑप्शन है। भाषा क्या है कि आपका परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है, और ये आपको समझ के चलना है कि भाषा एक प्रकार का आपके मनों का जो विचार है, जो भाव है, उसको व्यक्त करने का एक माध्यम होता है भाषा। आप इसको लिख करके, बोल करके या सांकेतिक रूप में भी आप जो है इसको प्रकट कर सकते हैं किसी के ऊपर। तो यहां नीचे कहा जा रहा है कि भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है, और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं, शब्द अक्षरों के मेल से बनते हैं। अतः अक्षर, शब्द और वाक्य ये तीनों ही भाषा के मूल आधार हैं। अगर आप जानते हैं कि अक्षर है आपके पास में या तो वर्ण है आपके पास में, उसके बाद आप उसको शब्द बनाएंगे, शब्द बनाने के बाद उसको आप वाक्य बनाएंगे, और इस प्रकार से आप जो है अपने भाषा को प्रकट कर पाएंगे। यानी भाषा को प्रकट करने के लिए जो मूल आपके पास में होना चाहिए आधार, वो आधार कितने हैं, ये 3 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं, 3 आधार होते हैं, जो आप अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट कर सकते हैं। 3 आधार मान के, वर्ण है, शब्द है, उसके बाद वाक्य है। अगर ये तीनों आप लगाते हैं आधार, तो आपका जो है कि अपने मन का जो विचार है, जो आपके मन में भाव छिपा है, वो आपका प्रकट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो व्याकरण आ जाता है। उससे पहले हम लोग चीजों को थोड़ा सा समझेंगे। आखिरकार भाषा को व्यक्त करने के लिए कितना माध्यम संभव है, तो हम लोग कहेंगे भाषा को व्यक्त करने के लिए
तीन माध्यम संभव है। आप चाहें तो अपने मन के भावों को बोल करके भी व्यक्त कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने मन के विचार को, भावों को लिख करके भी प्रकट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो सांकेतिक रूप में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, संकेत भी किसी को कर सकते हैं। ये तीन प्रकार से आप अपने भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। ये तीनों का तीनों जो है, या तो आप बोल करके, या तो आप लिख करके, और या तो आप सांकेतिक भाषा में कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के बिहारी भाषा में अगर देखा जाए, कहा जाए तो बोलेगा, जैसे तो अपने मन से वो बोलेगा तो क्या हाल है, नहीं है, ये सारा चीज व्यक्त करेगा, मेरा भी अच्छा है या खराब है, ये व्यक्त करेगा बोल करके। या तो वो लिख करके भी कर सकता है कि कैसे हैं, नहीं है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप अच्छे हैं कि नहीं, ये सारा बोल करके भी, लिख करके भी कर सकता है। संकेत का मतलब होता है हाँ ऐसे हिला दिया हाथ दूरे से, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये संकेत भी होता है। सांकेतिक रूप से भी आप अपना व्यक्त कर सकते हैं। ये तीन प्रकार से हो सकता है। चलिए आगे अगर बात करेंगे हम लोग, तो आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? उम्मीद करते हैं आपको भाषा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर या लिखकर किसी दूसरे के पास में प्रकट करते हैं, दूसरे के ऊपर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का मूल आधार होता है अक्षर या वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। अब बात करने वाले हम लोग हैं कि भाषा को कितने रूपों से हम जो है कि किसी के पास में प्रकट कर सकते हैं। तो तीन रूपों में, बोलकर या लिखकर, या तो हम लोग सांकेतिक रूप से भी कर सकते हैं, जिसको इशारा करके कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में कहता है व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब आप किसी भी कार्यों को शुद्ध शुद्ध किसी भी कार्यों को करना, लिखना और बोलना सीख जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा के साथ साथ में व्याकरण भी उसी में से आपका जुड़ा है। तो शुद्ध रूप से अगर कहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्याकरण कहेंगे। चाहे आप शुद्ध लिखिए, चाहे शुद्ध बोलिए, चाहे आप शुद्ध जो है कि पढ़िए, जो भी आप कर रहे हैं शुद्ध तरीके से, आपको व्याकरण आ गया। इसका मतलब कहता है व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः तीन भेद होते हैं, जिसमें वर्ण विचार है, शब्द विचार है, और क्या है? वाक्य विचार है। ये तीनों में से आपका व्याकरण आ जाता है। ठीक है। अगर आप ऊंचे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ऊंचे लेवल के लिए आप जो है कि हमको किसी भी चीज़ का जो है कि यहाँ पर प्रमोशन नहीं करना है, या तो आपको जो है कि ये कह देंगे लेने के लिए तो उसमें मेरा फायदा नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप जो है किताब के तौर पर अगर आप जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, हिंदी व्याकरण। और अगर आप किसी एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पतला वाला जो आता है उपहार बाल व्याकरण, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी एक बगल से। तो ये व्याकरण के तीन भेद, वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, और एक हो गया आपका कौन सा? वाक्य विचार हो गया। वर्ण विचार किसको कहेंगे? तो वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे हम लोग वर्ण विचार कहेंगे। यानी व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत आपको वर्णों के उच्चारण, भेद, व्युत्पत्ति, ये सारा चीज का अध्ययन करना होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहेंगे। यहां देखिए हमने एक चीज और लिखा है नीचे कि भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। यानी भाषा की जो मूल ध्वनि होती है, या तो हम लोग कह सकते हैं भाषा की जो मूल इकाई होती है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं कलम, क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं। कलम के लिए सबसे पहले आपको क बोलना पड़ेगा, उसके बाद आपने लो बोला, उसके बाद आपने म बोला, तो ये आपका हो गया कलम।
तो जो एक एक करके जो आप बोल रहे हैं ना, ये आपके भाषा का इकाई है, और इन्हीं सब चीजों को मिला दिया जाए तो आप कह सकते हैं ये अलग अलग यहाँ पे वर्ण है, अक्षर है, और मिला दिए तो ये आपका शब्द बन जाता है। आगे कहता है वर्णों की पहचान के लिए चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे अ एक वर्ण है, आ दूसरा वर्ण है, क च ट त प आदि, ये सारा आपका वर्ण कहलाता है। यानी एक अक्षर एक वर्ण जो भाषा की मूल ध्वनि होती है, भाषा की इकाई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अ आ क च ट त प आदि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्णमाला क्या है। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को कहा जाए कि वर्णमाला क्या है, तो आप इससे पहले जरा सा फूलमाला समझिए। फूलों को एक धागे में पहना दिया जाए तो फूलों का माला बन जाता है, यानी फूलों का समूह उसमें लगा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग वर्णों के समूह को अगर देखेंगे तो उसको वर्णमाला ही तो कहेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, हिंदी में देवनागरी में यहाँ पर 42 नहीं बल्कि 52 होगा। और हम इसके थोड़ा सा जो है कि आपको डीपली में लेके चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो है आ जाता है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे वर्णों के समूह को, किसके समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और अगर बात करेंगे प्राचीन का, तो प्राचीन के देवनागरी लिपि में, प्राचीन के देवनागरी लिपि में कुल 47 वर्ण हैं। कितने हैं, कुल 47 वर्ण हैं। ये आपके प्राचीन देवनागरी लिपि में है। वहीं अगर बात करेंगे आधुनिक वाले में, तो आधुनिक में इसकी संख्या जो है वो आधुनिक में इसकी संख्या 52 हो गई है। कितना हो गई है, 52 हो गई है इसकी संख्या। तो हम लोग याद रखेंगे आधुनिक वाले में 52 है और प्राचीन वाले में 47 है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग इन चीजों के बारे में कि आखिरकार वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। एक स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। अब स्वर वर्ण किसको कहेंगे, इन चीजों को भी सीखना है। तो स्वर वर्ण क्या है, स्वर जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जिसको बोलने के लिए आपको किसी भी वर्णों की सहायता लेना ना पड़े, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आपका है आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ, इसमें जो है कि आपका सब आ जाता है। स्वर वर्णों की जितनी संख्या है वो सारा इसमें दर्शाया गया। कहता व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो व्यंजन वर्ण जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क च ट त प फ ब य ह आदि, यानी जो भी स्वर की सहायता से बनेंगे उनको व्यंजन कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। और जो स्वयं और किसी भी वर्णों के सहायता के बिना बोले जाएंगे उसको हम लोग स्वर कहेंगे। और जो स्वर की सहायता से होगा उसको व्यंजन कहेंगे। व्यंजन की संख्या अगर देखा जाए इस प्रकार से, तो व्यंजन की संख्या आप जो है 11 से 13 जो है आप लेस कर देंगे। 52 में से आपको जो है कि मिल जाएगा कितना टोटल संख्या होता है। अगर हम 52 में लेस कर दें 13, तो ये पता चलेगा आपका 12 में से ये 9 हो गया और ये आपका जो है कि यहाँ पर 3 हो गया। यानी इतना 39 आपके पास में आ जाता है संख्या। हालांकि बात करें तो 11 भी घटाएंगे आपका तो आएगा 11 भी, क्योंकि इसमें बड़ घट इसलिए है अविसर्ग अनुस्वार ये सब जो है ना आता है ना, तो इसके कारण से घट बढ़ भी है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे प्रॉपर ढंग से। आप इसको याद रखने के लिए घटा के भी बोल सकते हैं, या तो आप इस तरीके से 42 वर्ण मूल रूप से देख सकते हैं। और आधुनिक में कहा जाता है ये सब नए प्रयुक्त हुए हैं, जिसके कारण से जो है गिनती वर्णों की जाती है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी वर्णमाला में आपका 52 हो गया है, जबकि उसमें आपका 47 है, यहाँ पर 4-7 है। तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा उच्चारण के विचार से स्वर के कितने भेद होते हैं। तो भैया उच्चारण के विचार से स्वर के 3 भेद होते हैं।
ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया। यानी कहने का मतलब है कि उच्चारण की दृष्टि से कितने भेद हो सकते हैं स्वर के, वो 3 भेद होते हैं। क्या क्या होंगे? तो हम लोग कहेंगे ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा, प्लुत होगा। ह्रस्व किसको कहेंगे? जिन मात्राओं के उच्चारण में, जिन मात्राओं या जिन वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे या 1 सेकेंड का समय लगे, उसे हम लोग कहेंगे ह्रस्व। जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ कहेंगे, और जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे उसे हम लोग प्लुत कहेंगे। जैसे यहां पर कहता है ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, री आदि है, यानी हो भी है। दीर्घ किसको कहेंगे? तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व की अपेक्षा लंबा और ऊंचा होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, लंबा और क्या होता है? ऊंचा होता है। जैसे आ हो गया, दीर्घई, दीर्घऊ एटसेट्रा। आगे प्लुत की अगर बात करें तो प्लुत जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहा जाता है। इसका व्यवहार प्रायः पुकारने या चिल्लाने में होता है, पुकारने या चिल्लाने में होता है। जैसे हे कृष्ण, अरे मोहन, अरे श्याम, ये तरह तरह के शब्द इसमें आते हैं इसके उदाहरण के तौर पर। कहता है एक और जानना है संयुक्त स्वर क्या होता है? तो कुछ स्वर 2 स्वर वर्णों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए का निर्माण ओ जोड़ हर्षई के मिलने से हुआ है, यानी ओ जोड़ हर्षई को मिलाइएगा तब आपका ए बनेगा। उसी प्रकार से अगर आप जो है ओ के साथ में औ को मिलाइएगा तो औ बनेगा, ओ के साथ हर्षऊ मिलाइएगा तो औ बनेगा, ओ के साथ ए मिलाइएगा आई बनेगा, ओ के साथ अनुस्वार मिलाइएगा तो फिर जो है कि आपका अनुस्वार ही बनेगा। आगे कहता है ओ के साथ में विसर्ग मिलाइएगा तब आपका विसर्ग बनेगा। तो इस तरीके से कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको कि हम लोग इंपॉर्टेंट समझ करके, नोट समझ करके, जरूरत वाली चीजें समझ करके याद रखेंगे। संयुक्त स्वर से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे, कहता है व्यंजन वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया? तो व्यंजन वर्ण को 7 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग हो गया, और उसके बाद जो है कि आपका च वर्ग हो गया, उसके बाद जो है आपका ट वर्ग हो गया, उसके बाद आपका त वर्ग हो गया, उसके बाद जो है कि आपका प वर्ग हो गया, उसके बाद अंतःस्थ वर्ण हो गया, और उसके बाद उष्म वर्ण हो गया। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, यो, रो, लो, वो, ये आपके हो जाते हैं अंतःस्थ वर्ण। और ये जो है आपका उष्म वर्ण तालब स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और हो आपका जो है हो जाएगा कौन सा? उष्म वर्ण हो जाएंगे। और क वर्ग में 5 गो आएगा, और जो है कि प वर्ग में भी 5 गो, च वर्ग में 5 गो और इसमें भी 5 गो। तो आप ऐसे भी अगर त वर्ग में भी देखेंगे तो इसमें भी आपका 5 गो आएगा। तो इसको 7 वर्गों में बांटा गया है। आगे अगर वही बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार उच्चारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से आखिरकार इसको कितने वर्गों में बांटा गया? उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के भेद, किसके भेद? व्यंजन के भेद। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के भेद कितने होते हैं? तो इन चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग कहेंगे इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होंगे? तो सबसे पहला वाला जो आपका होगा वो होगा अल्प प्राण। कौन सा होगा? अल्प प्राण होगा। और दूसरा वाला जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका महाप्राण। कौन सा होगा? महाप्राण हो जाएगा। अब अल्प प्राण किसको कहते हैं? महाप्राण किसको कहते हैं? तो वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसको हम लोग कहेंगे कौन सा? अल्प प्राण। और जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहेंगे महाप्राण। तो इसमें नहीं होता है और इसमें आपका होता है। जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहेंगे महाप्राण, और जिसमें नहीं होती है उसको हम लोग कहेंगे कौन सा? उसको हम लोग कहेंगे अल्प प्राण। किसी भी अगर देखा जाए, आप किसी भी वर्ण का पहला वाला लेंगे, कौन सा वाला लेंगे? पहला वाला लेंगे, और उसके बाद
जो है कि तीसरा लेंगे और जो है कि चौथा जब लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे क का पकड़ लें, क, उसके बाद जो है ग, उसके बाद घ, ये सारा हो जाएगा। और अगर इसमें देखा जाए इसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, यानी आपका ये हो जाएगा किसी भी वर्ग का दूसरा वाला और किसी भी वर्ग का हो जाएगा आपका पांचवा वाला। कौन सा वाला? पांचवा वाला हो जाएगा। तो ये सारे ऐसे हैं जो कि महाप्राण कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि अल्प प्राण कहलाते हैं जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगर हम बात करें आगे, तो आगे आपको जो है उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है। उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है। उच्चारण स्थान जो है आप अपने से जरूर देख लेंगे। उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसे आपको पूछा गया क कहां से निकलेगा, यानी क का उच्चारण स्थान क्या है, तो भैया क का उच्चारण स्थान जो है वो आपका हो जाएगा कर्ण से। किससे हो जाएगा? कर्ण से हो जाएगा। जैसे प का पूछा जाएगा तो प का कहां से होगा? इसका कंठ से हो गया। और इसका पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। तो ये अगर कह दिया म का उच्चारण स्थान क्या है तो हम लोग कहेंगे नासिका से। किससे? नासिका से। तो ये उच्चारण स्थान जो है ना, आप अपने स्तर से सभी का एक बार बोल करके या पढ़ करके आप ट्राई जरूर कर लेंगे। और शायद मेरे ख्याल से लगता है कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जो है चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान है उसको दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन मिलने के लिए ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार जो है कि इतना पढ़ने के बाद हम लोगों का सबसे पहला वाला जो है वर्ण विचार वो हम लोगों का समाप्त होता है। और वर्ण विचार में जितने भी वर्ण विचार जो है आपका समाप्त होता है। वर्ण विचार में जितने भी आपके एमसीक्यू प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न लेकर के आपके सामने में अगले क्लास में हम हाजिर रहेंगे। अगले क्लास में क्या रहेंगे? आपके सामने में हम हाजिर रहेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे आपको प्रश्न करवाएंगे। मूलतः वो प्रश्न बिहार डीएलएड से और जो है कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम से और +2 एग्जाम के बोर्ड से आपका रहने वाला है। तो ये सारे प्रश्न आपके सामने में लेकर के हम अगले क्लास में आएंगे। और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका भाई क्लास लेके डेली का डेली आ रहा है आपके सामने में, और क्लास करिए। और जहां तक अपना राय हो सके वो अपना राय भी जरूर दिया कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आप अपना तैयारी करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।